नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो बीमा कानून संशोधन आया है अभी हाल ही में, उससे रिलेटेड कि यह संशोधन क्या है, इसमें क्या संशोधन करना है, इस संशोधन से क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सभी चीज़ों का हम लोग जो है मुख्य रूप से डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। तो आइए जुड़िए, मुख्य रूप से हम लोग साथ में इसका एनालिसिस करते हैं। और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे एफडीआई को बढ़ाने के लिए ना, एफडीआई आप जानते होंगे, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है उसको बढ़ाने के लिए जो है यह ऐसा कार्य किया जा रहा है, इस विधेयक को लाया जा रहा है। विधेयक है क्या, कौन सा विधेयक है? तो यह विधेयक अभी हाल ही में लोकसभा में पारित हो चुका है, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हुआ है, राज्यसभा में भी आज लगभग पारित हो जाएगा। तो जब पारित हो जाएगा तो कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा, प्रेसिडेंट के समक्ष जाएगा। और प्रेसिडेंट के समक्ष जब जाता है तो क्या होता है, कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि एफडीआई है क्या, एफपीआई है क्या, ठीक ना। तो एफडीआई के बारे में भी थोड़ा सा देखने का हम लोग कार्य करेंगे। तो अभी थोड़ा सा जो है हम लोग देखेंगे कि ये जो नया विधेयक आया है इसका नाम क्या है। इसका नाम है सबका बीमा सबकी रक्षा, ठीक है। तो सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून में संशोधन विधेयक, इसका नाम 2025 जो है रखा गया है, जो ये बिल आया है। तो सबका बीमा सबकी रक्षा, ठीक ना। अब ये क्यों किया जा रहा है, कारण क्या है, क्यों इसमें संशोधन किया जा रहा है, आगे हम लोग देखेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट में संशोधन किया जाएगा। लेकिन मूल तत्व तो ये है कि इसका संशोधन आखिर करने की जरूरत क्या पड़ी, ठीक ना। तो ये आपको दिखाई देगा कि भारत में अभी भी जो बीमा क्षेत्र में जो लोग हैं उनकी जो संख्या बिल्कुल ही कम है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए और 2047 में जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करने के लिए जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है, इस विकसित भारत के लक्ष्य में सबका साथ सबका विकास और सबको एक नजरिए से, एक तरह से सबका जो है सर्वांगीण विकास हो, उसके तहत से आपको दिखाई देगा कि अलग अलग जो है ये विधेयक लाया जा रहा है, ताकि जो 2047 तक का जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव करने में थोड़ा थोड़ा जाके मदद करेगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने पहले बताया कि यह बीमा संबंधी जो भी चीजें हैं उसमें अभी भी भारत का जो है जो घरेलू कंपनियां हैं, निजी कंपनियां हैं, उनका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही कम है। और उसमें लोगों का जैसे जैसे बाजार में प्रतिस्पर्धा जब ज्यादा रहता है तो क्या होता है, प्रतिस्पर्धा ज्यादा रहता है तो क्वालिटी मुख्य रूप से होता है। दूसरा चीज ये होता है कि वस्तुओं में जो मूल्य होता है, उसकी प्राइस होती है वस्तु की, वो भी नियंत्रित रहती है, एक्स्ट्रा नहीं रहती है। तो इसके कारण जो है जब प्रतिस्पर्धा कब बन सकता है, जब दो या दो से अधिक या अधिक कंपनियां जो है बीमा क्षेत्र में यहाँ पे आए, तब जाके क्या कर हो सकता है, तब आसानी से आपको देखने को मिलेगा कि प्रतिस्पर्धा ज्यादा बढ़ेगा। और प्रतिस्पर्धा के ज्यादा बढ़ने के कारण क्या होगा, लोगों के द्वारा निवेश भी इसमें होगा। लोग जो है जीवन बीमा जो होता है, लाइफ इंश्योरेंस जो होता है, उसमें भी जो है अट्रैक्ट होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका पहले पूर्ण रूप से हम लोग जो है एफडीआई के बारे में पहले देखते हैं, फिर बीमा के बारे में देखेंगे, है ना। और तब हम लोग देखेंगे कि कोई विधेयक जब होता है तो कैसे पारित होता है। तो देखिए, अगर कोई विधेयक जैसे लाया जाता है, तो विधेयक जब लाया जाता है, बिल की अगर बात किया जाए, यह संसद में आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, कि जब कोई विधेयक जैसे लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाता है। अब देखिए, ये लोकसभा या राज्यसभा में कौन विधेयक है जो लाया जा सकता है, अर्थात लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा मतलब सदन के संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो आपको पता होगा कि जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसके मुख्यतः 3 अंग हैं। कौन-कौन से अंग हैं? तो एक तो प्रेसिडेंट है, एक है राज्यसभा और एक जो है आपका क्या है, लोकसभा है। तो इसको क्या कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है, इसको जो है लोअर हाउस कहा जाता है, निचला सदन कहा जाता है। अर्थात जनता का जो प्रतिनिधित्व करने वाला प्रत्यक्ष रूप से जो सदन होता है वो लोअर हाउस होता है, जिसको अपने वहाँ यानी भारत की संसदीय प्रणाली में जो है लोकसभा के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। अब ये कब से आया कब से नहीं आया उस पे मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा डीप हो जाएगा। तो राज्यसभा जो है वह क्या है, मतलब उच्च सदन है, और लोकसभा निम्न सदन है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, वही लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से होता है। और इसकी योग्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा कि भारत के नागरिक हो सकते हैं। उनकी न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम आयु उनकी 25 ईयर्स हो सकती है, ठीक ना। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी है जिसके कारण मुख्य रूप से जो व्यक्ति है वह क्या बन सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी 2 तरह के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं, एक तो राज्यसभा के, एक लोकसभा के, ठीक ना। अब बिल जैसे 2 तरह के जो बिल होते हैं, जैसे एक जो होता है आपको देखने को मिलेगा जो सिंपल बिल होता है, ठीक ना, साधारण बिल, साधारण विधेयक,
ठीक ना। साधारण विधेयक के बारे में अगर बात किया जाए, साधारण विधेयक हो या साधारण विधेयक के अलावा आर्टिकल 368 के तहत, है ना, अनुच्छेद 368 के तहत अगर आपको देखने को मिलेगा जो संवैधानिक संशोधन विधेयक हो, है ना, संवैधानिक संशोधन विधेयक, तो ये संवैधानिक संशोधन विधेयक भी आपको देखने को मिलेंगे कि संवैधानिक संशोधन जो विधेयक है, यह दोनों तरह के जो विधेयक हैं यह मुख्य रूप से कहीं भी लाया जा सकता है। अर्थात कहीं भी लाने का मतलब यह है कि अपर हाउस में भी लाया जा सकता है या लोअर हाउस में भी लाया जा सकता है। तो अपर हाउस या लोअर हाउस किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, यानी उच्च सदन या निम्न सदन कहीं भी लाया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक ना। संवैधानिक संशोधन विधेयकों के बारे में आपको पता ही होगा कि संवैधानिक संशोधन जो विधेयक होते हैं उनको लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है और इसको कोई भी सदस्य ला सकते हैं, मतलब निजी सदस्य भी ला सकते हैं और सरकारी सदस्य भी ला सकते हैं। अब निजी सदस्य और सरकारी सदस्य में अंतर क्या होता है? जो निजी सदस्य होते हैं और जो सरकारी सदस्य होते हैं उनमें क्या अंतर होता है? उसमें मुख्य अंतर है कि काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब सरकार के जो अंग होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब जो भी मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, मंत्री हैं, उसके संलग्न होते हुए प्रधानमंत्री जो हैं वो जो होंगे उसको क्या कहा जाएगा? उनके द्वारा अगर कोई बिल, कोई विधेयक लाया जा रहा है तो उसको कहा जाता है सरकारी विधेयक या सरकारी बिल कहा जाता है, गवर्नमेंटेड बिल कहा जाता है, ठीक ना। लेकिन इनके अलावा कोई भी सदस्य के द्वारा, किसी भी सदस्य के द्वारा, मतलब उसी हाउस के सदस्य के द्वारा अगर कोई बिल या विधेयक लाया जाता है तो उस तरह के विधेयक को कहा जाता है निजी विधेयक, ठीक ना। तो निजी विधेयक कहा जाता है, प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो निजी विधेयक जो होता है क्या केवल लोकसभा में होते हैं? नहीं, लोकसभा और राज्यसभा कहीं के भी हो सकता है। जैसे मंत्रिपरिषद में मंत्री बनने के लिए ये जरूरी नहीं कि केवल लोकसभा के ही वो होने चाहिए, राज्यसभा से भी अगर कोई व्यक्ति है तो वह मंत्री बन सकता है। मतलब उसके लिए केवल यही है योग्यता कि सदन के किसी भी सदन का जो है सदस्य होना चाहिए। अगर सदस्य नहीं है तो 6 मंथ के अंदर उसको सदस्यता लेनी होती है, नहीं तो उसकी जो है वह मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं रह सकता है, ठीक ना। तो 6 मंथ का जो है उसको दिया जाता है। और अगर मतलब ये भी प्रावधान होता है कि अगर वह राज्यसभा का है, मतलब अपर हाउस का भी सदस्य है तो भी वो बन सकता है। क्यों? क्योंकि संविधान में केवल यही वर्णित है कि सदन का सदस्य होना चाहिए। सदन का सदस्य का मतलब सदन तो लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, तो किसी भी सदन का सदस्य बस व्यक्ति होना चाहिए, वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकता है, ठीक ना। तो सरकारी बिल आप समझ चुके होंगे। जैसे सरकारी बिल, जैसे कुछ लोग थोड़ा सा यहाँ पे, कुछ लोगों को थोड़ा सा यहाँ मतलब दिक्कत ये होता है, वो समझते हैं कि जो सरकारी बिल होता है उसमें भी होता है जो गवर्नमेंट में जो पार्टी है ना, गवर्नमेंट में जो पार्टी है उसके जो सदस्य लेके आते हैं उसको कहा जाता है गवर्नमेंटेड बिल या सरकारी बिल। नहीं, बिल्कुल ये गलत है, यह बिल्कुल गलत है। उनको सरकारी बिल नहीं कहा जाता है, ठीक ना। यहाँ पार्टी से नहीं मतलब है, यहाँ मतलब है किससे? तो यहाँ मतलब है सरकार के जो सदस्य हैं उनसे, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब क्या हुआ कि मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं, चाहे होम मिनिस्टर हो गए, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो गए, चाहे कोई भी मिनिस्टर हो गए, उनके द्वारा अगर वो सरकार के अंग है, सरकार के सदस्य, देखिए सरकार का अंग अलग चीज है, पार्टी का अलग जो अंग होता है वो अलग चीज है, ठीक ना। पार्टी के बहुमत के आधार पर ही सरकार बनती है, वो अलग चीज है। लेकिन जब सरकार बन जाता है तो सरकार में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वह सरकार के अंग होते हैं, ठीक ना। तो सरकार के अंग मतलब काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा अगर कोई विधेयक, कोई बिल लाया जाता है तो उस बिल को कहा जाता है गवर्नमेंटेड बिल। क्या कहा जाता है? गवर्नमेंटेड बिल कहा जाता है। लेकिन इनके अलावा कोई भी सदस्य, कोई भी सदस्य कहने का मेरा मतलब ये है कि वो चाहे इन्हीं के पार्टी की क्यों ना हो, चाहे उन्हीं की मतलब समर्थन से क्यों नहीं इनकी सरकार बनी हो, तो तब भी अगर वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर्स नहीं हैं और केवल सदन के मेंबर हैं और उनके द्वारा अगर कोई विधेयक लाया जा रहा है तो उस तरह के बिल को क्या कहा जाता है? उस तरह के बिल को कहा जाता है प्राइवेट मेंबर बिल, है ना, प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक ना, प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है, ठीक ना। अच्छा, ये बिल जो आया है यह कौन सा? गवर्नमेंटेड बिल कहलाएगा क्योंकि वित्त मंत्री के द्वारा यह पेश किया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या अभी तक प्राइवेट मेंबर बिल कोई भी पारित हुआ है अन्यथा नहीं हुआ है, तो बहुत सारे प्राइवेट मेंबर बिल जो है पारित हुए हैं, लेकिन इसमें पारित न होने का चांसेस ज्यादा होता है, ठीक ना, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम काम यहाँ पे नहीं करता है। यह मुख्य कारण है जिसके कारण यहाँ पे पारित होने की थोड़ी सी संभावना कम होती है, लेकिन पारित ऐसा नहीं कि आज तक नहीं हुआ है, ठीक ना। तो इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा चीज अगर देखें हम लोग, जैसे हम बता रहे थे कि साधारण बहुमत के द्वारा और संवैधानिक संशोधन विधेयक, जो आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक होता है वह केवल किस में लाया जा सकता है?
केवल संसद के ही सदन में लाया जा सकता है। मतलब इसमें इस तरह के कोई विधेयक अगर लाना हो तो राज्य विधानमंडल में नहीं लाया जा सकता है, या राज्य का विधानमंडल जो है या राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा नहीं लाया जा सकता है। वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं लाया जा सकता है। ये जब भी लाया जाएगा कहाँ पे लाया जाएगा? पार्लियामेंट में लाया जाएगा। मतलब सेंट्रल लेजिस्लेशन जो है, लेजिस्लेचर जो है वहां पे यहाँ इसको जो है लाया जा सकता है, ठीक ना। जो संवैधानिक संशोधन से रिलेटेड विधेयक होता है, तो विधेयक कहीं भी लाया जा सकता है। मतलब यह राज्यसभा में भी पहले पेश किया जा सकता है, लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है, ठीक है। ये चीजें होती हैं। लेकिन एक बात है कि ये जो संवैधानिक संशोधन विधेयक होता है, अगर इस पे मतभेद होगा, अब चूंकि संवैधानिक संशोधन विधेयक होता है तो 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। दोनों सदन से 2/3 बहुमत से पारित होगा तभी पारित माना जाएगा, अन्यथा पारित नहीं माना जाता है। अब इसमें अगर आपको देखा जाए तो इसमें ये संवैधानिक संशोधन जो विधेयक होता है, इसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि अगर इसमें गतिरोध हो जाए, जैसे लोकसभा से पारित होकर गया और राज्यसभा में चला गया, या राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में गया, और इन दोनों सदनों के मध्य अगर गतिरोध हो गया, तो इनको गतिरोध को, यानी इनके गतिरोध को शांत करने के लिए, इनके गतिरोध को रोकने के लिए मुख्य रूप से कोई भी प्रावधान नहीं है। अर्थात आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन जो राष्ट्रपति मुख्य रूप से बुलाने का काम करते हैं, यानी लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर को, तो यहाँ पे ऐसी परिस्थितियां, आपको ऐसी स्थितियां नहीं देखने को मिलेगी। किस विधेयक के रिलेटेड मैं कह रहा हूं? जो संवैधानिक संशोधन विधेयक होता है उसके संदर्भ में, ठीक ना। अब यहां से अगर कोई विधेयक पारित भी हो जाता है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाता है, तो पारित होने के बाद अगर प्रेसिडेंट के पास जाए तो प्रेसिडेंट के पास केवल 2 ही शक्ति होती है, और 2 ही नहीं, केवल एक ही शक्ति होती है कि उनको बाध्यता है कि उन पर क्या करना पड़ेगा, उनको हस्ताक्षर करना पड़ेगा, मतलब सहमति देनी ही देनी पड़ेगी, ठीक ना। तो संवैधानिक संशोधन अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष जाता है तो वहां पे उनको रिकंसिडरेशन के लिए वह उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अर्थात पुनर्विचार के लिए उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उस पर उनको सहमति देनी ही देनी पड़ती है, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया यहाँ पे, संवैधानिक संशोधन विधेयक से रिलेटेड की बात अगर किया जाए तब। लेकिन वही अगर आपसे पूछ दिया जाए कि संवैधानिक संशोधन विधेयक अगर ना हो, साधारण विधेयक हो, सिंपल बिल हो, तब तो जो सिंपल बिल होता है उसको आपको पता भी है कि सिंपल बिल जो होता है वो साधारण बहुमत से पारित होता है। मतलब सदस्य जो बैठे हुए हैं, जो मुख्य रूप से वोटिंग करने वाले, उसमें से आधे से अधिक यानी पूर्ण बहुमत से अगर पारित हो जाए, तो पूर्ण बहुमत से अगर पारित हो जाता है तो उसको पारित समझा जाता है। और पूर्ण बहुमत की अगर बात किया जाए, एक बार यूपीएससी ने पूछा भी, यहाँ इससे प्रश्न है कि पूर्ण बहुमत की अगर बात किया जाए तो पूर्ण बहुमत को परिभाषित डिफाइन किया गया है कि नहीं किया गया संविधान में, तो इसको डिफाइन किया गया है, ठीक ना। इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा। तो पूर्ण बहुमत मतलब 50% से अधिक अगर लोगों की सहमति बन जाए तो सीधे सीधे वो क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि क्या इसमें गतिरोध हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या संवैधानिक संशोधन विधेयक के जैसे ही इसमें भी कंडीशन है? तो नहीं, इसमें थोड़ा सा बदला हुआ कंडीशन है। यानी इसमें अगर आप देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा में, तो विधेयक तो कहीं भी पूरा स्थापित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में भी पूरा स्थापित किया जा सकते हैं, लोकसभा में भी पूरा स्थापित किया जा सकते हैं, खासकर जो मुख्य रूप से सदाए बहुमत वाला मैं कह रहा हूँ। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि अगर राज्यों से रिलेटेड कोई चीज चेंज करना हो, ठीक ना, तो उसके लिए जो विधेयक आएगा वो केवल राज्यसभा में पहले उसको प्रस्तावित किया जाएगा, पहले लोकसभा में नहीं होगा। तो ये राज्यसभा और लोकसभा में कहीं में आ सकता है, सिंपल मेजोरिटी से पास होंगे, सीधी बात है। लेकिन यह लोकसभा से अगर राज्यसभा में गया, या राज्यसभा से लोकसभा में गया, और ये जाने के बाद यहाँ पे अगर गतिरोध हो गया, अवरोध हो गया, तो इसके लिए प्रावधान संविधान में है, इसके लिए प्रावधान संविधान में है। और प्रावधान कौन सा है? वह है आर्टिकल 108, है ना, 108 यानी अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 क्या कहता है? संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। और यह संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कार्य कौन करता है? तो आपको पता होगा संयुक्त अधिवेशन जो बुलाते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है ना। और प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया, अब संयुक्त अधिवेशन में कौन कौन लोग बैठेंगे? तो राज्यसभा के मेंबर बैठेंगे, लोकसभा के मेंबर जो है वह बैठेंगे, निर्वाचित और मनोनीत दोनों लोग बैठने का काम करेंगे इसमें, जब संयुक्त अधिवेशन होगा तब। अब इसमें एक बात आती है कि संयुक्त अधिवेशन तो बुलाने का काम प्रेसिडेंट करते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अगर संयुक्त बैठक आ गया, संयुक्त बैठक बुला दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा, तो इसका प्रेसिडेंसी कौन करेगा, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है, वो अध्यक्षता मुख्य रूप से कौन करते हैं? लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं वो करते हैं, ठीक ना। लोकसभा के स्पीकर करने का काम करते हैं। अगर वह अनुपस्थित हो, ना हो लोकसभा के स्पीकर, तो कौन करेगा? कि लोकसभा के जो डिप्टी स्पीकर है वो करते हैं, या राज्यसभा के जो उप सभापति होते हैं, मतलब डिप्टी स्पीकर कह सकते हैं आप, या डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं, चेयरपर्सन, वह मुख्य रूप से इसकी अध्यक्षता कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, मतलब चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन जो होते हैं, चेयरमैन
कौन होता है राज्यसभा का चेयरमैन? सभापति, उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो वह इसकी जो है आपको दिखाई देगा कि वह उसकी क्या कर सकते हैं, वह उसकी चेयर जो है नहीं कर सकते हैं, मतलब अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं, प्रेसिडेंसी नहीं कर सकते हैं। केवल 3 ही लोग प्रेसिडेंसी कर सकते हैं। कौन कौन? वह मुख्य रूप से लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा का जो है उपसभापति कर सकते हैं। अब इसमें भी अगर बराबर का मत हो जाए तो, हालांकि बराबर का मत इसमें होता नहीं क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स की संख्या ऑलरेडी ज्यादा है और राज्यसभा के मेंबर की संख्या आपको दिखाई देगा कि 245 के आसपास आपको दिखाई देगा, है ना। तो अगर बाय द वे अगर इसमें भी इक्वल हो जाए तो उसमें क्या चीजें हैं, इक्वल होने पर जो यह स्पीकर होता है, यह मुख्य रूप से इसका जो वोटिंग होता है वह क्या होता है, निर्णायक वोटिंग होता है, डिसीजनल वोटिंग होता है, ठीक ना। तो डिसीजनल वोटिंग करने के लिए मुख्य रूप से यह अपने वोट का, अपने मत का प्रयोग कर सकता है। तो ये तो हम लोगों ने देखा किसके संदर्भ में, जो विधेयक आता है, विधेयक पेश होता है उसके संदर्भ में। फिर अगर साधारण विधेयक, जो सिंपल विधेयक राष्ट्रपति के पास जाए तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्ति है, तो राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां हैं। हालांकि वीटो की जो है, वीटो का ही एक खंड में बता रहा हूं। एक तो है कि उसको सहमति दे दें, अगर उसको सहमति वो दे देते हैं तो वह विधेयक क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। एक्ट माने कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है और कानून बन के लागू हो जाता है। अगर उसमें सहमति अपनी न दें, असहमति कर दें तो क्या होगा, वह वैसे ही खारिज हो जाएगा, पारित नहीं होगा, ठीक ना। और तीसरा जो है वह क्या करें, रिकंसिडरेशन के लिए भेजें, मतलब पुनर्विचार के लिए भेजें सदन को, है ना, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। हालांकि पुनर्विचार का ये जो शब्द है ये मूल संविधान में नहीं था, इसको जोड़ा गया था कब, 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में, है ना। तो इसको मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय जोड़ा गया था 44वें संवैधानिक संशोधन में, ठीक ना। तो यह रिकंसिडरेशन शब्द जोड़ा गया। तो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, मतलब पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, विधेयक को लौटा सकते हैं। लेकिन अगर सिंपल मेजोरिटी से या पूर्ण बहुमत से या सिंपल मेजोरिटी से भी अगर वह चीज पारित होकर पुनः अगर राष्ट्रपति के पास आ जाती है तो फिर इनको अपनी सहमति देनी पड़ती है। तब इसके लिए इसकी इनको क्या है, बाध्यता है। तब संविधान के द्वारा मुख्य रूप से इनको क्या दिया गया है, बाध्यता दिया गया है, तब इनको सहमति देनी ही देनी पड़ती है, ठीक ना, ये चीज है। लेकिन उसमें भी अगर एक चीज और है कि जो सहमति देनी पड़ती है इनको किसी विधेयक के संदर्भ में, जिसमें अगर रिकंसिडरेशन के लिए आ जाए, तो ये तो भारतीय जो है प्रेसिडेंसी सिस्टम या भारतीय जो संसदीय प्रणाली है उसके बारे में मैंने बताया। लेकिन यही चीज अमेरिका के, अगर यूएसए के संदर्भ में मैं बताऊं तो यूएसए में अगर राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाता है, कोई बिल जाता है और वहां से पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए अगर वो लौटाते हैं वहां के कांग्रेस को, कांग्रेस आपको समझ में आ रहा है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस वहां का जो हाउस है उसको कहा जाता है। जैसे अपने वहां जो पार्लियामेंट हाउस है, पार्लियामेंट कहा जाता है, ठीक वहां पे यूएसए में उसको कांग्रेस कहा जाता है। तो यह यूएसए में देखा जाएगा कि रिकंसिडरेशन के लिए अगर वो लौटा रहे हैं तो लौटाने के बाद सिंपल मेजोरिटी से नहीं बल्कि 3/4 मेजोरिटी से अगर पारित होगा तभी जाके पारित समझा जाएगा, अन्यथा पारित नहीं समझा जाएगा। हालांकि वहां का थोड़ा सा सिस्टम अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि वहां के जो प्रेसिडेंट होते हैं वह वहां के जो विधायिका है उसका अंग नहीं होते हैं, लेकिन अपने वहां जो प्रेसिडेंट है वह अपने पार्लियामेंट का, यानी जो संसद की, यानी केंद्रीय जो विधायिका है उसका अंग होता है, ठीक ना। ये थोड़ा सा इसमें अंतर है। अब हम लोग बात कर रहे थे एफडीआई की, है ना, एफडीआई की मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की। अब आपने कहा कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, एफडीआई को बढ़ाने के लिए संशोधन लाया गया है, विधेयक लाया गया है, कारण क्या है? यह एफडीआई को बढ़ाने के लिए विधेयक इसलिए लाया जा रहा है कि अभी तक बढ़ते बढ़ते अभी हाल ही में 49% से बढ़कर कितना हुआ था, 74% जो है यह मुख्य रूप से एफडीआई की अनुमति दी गई थी। अब इस 74% को बढ़ा के कितना कर दिया गया हाल ही में इस विधेयक के द्वारा, 100%। तो जो बीमा क्षेत्र में, किस क्षेत्र की बात किया जा रहा है, एलआईसी में, ठीक ना, बीमा क्षेत्र में, खासकर बीमा क्षेत्र में, एलआईसी नहीं लिख सकते हैं, बीमा क्षेत्र लिख सकते हैं आप लोग, है ना। तो बीमा क्षेत्र में इसको बढ़ा के पहले 49 था, फिर 74 हुआ, फिर कितना हो गया, अभी इस विधेयक के द्वारा 100% हो गया, ठीक ना, एफडीआई। अब ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है कि बीमा क्षेत्र में यह एफडीआई को बढ़ावा दे रही है? 2 कारणों से। 2 कारण कौन कौन से हो सकते हैं? तो एक कारण आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि विदेशों से आने वाला जो निवेश है, ये जो विदेशों से आने वाला निवेश है या विदेशों से जो मुख्य रूप से जो पैसा आ रहा है, रेमिटेंस आ रहा है, उसको बढ़ावा देने के लिए, निवेश को बढ़ावा देने के लिए, ताकि निवेश बढ़े। दूसरा क्या,
प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए। अब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा तो क्या होगा, तो गुणवत्ता रूप से क्या होगा, यह पॉलिसी मिलेगी, है ना। तीसरा चीज क्या हो सकता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा तो, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा तो जो कंज्यूमर होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, उनको लाभ होता है, ठीक ना। अब प्रतिस्पर्धा बढ़ने से जो मूल्य होगा, जो प्राइस होगा, उसमें मुख्य रूप से क्या होगा, उसमें विकल्प ढूंढने का जो है जरूरत पड़ेगा, जिससे आसानी से लोग जो है बीमा की ओर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे, ठीक है। एक चीज हो गया। दूसरा, अपने पूरे विश्व के लेवल पे, अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो बीमा क्षेत्र में बिल्कुल ही कम मात्रा में लोगों का आकर्षण है अभी भी फिलहाल, तो उसको भी बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें किया है। अब एफडीआई दो तरह से होता है, एक ऑटोमेटिक ऑटो मोड से, मतलब स्वचालित होता है, और एक हस्तक्षेप इसमें किया जाता है। तो हस्तक्षेप में क्या होता है कि गवर्नमेंट उस पर हस्तक्षेप करने का काम करती है। तो यहाँ पूरा कितना बढ़ा कर दिया गया, 100% बढ़ा के इसको कर दिया गया है, ठीक। तो इस चीज अब समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपना, जो यहाँ पढ़ रहे थे हम लोग किस किस चीज में इसमें संशोधन होना है। तो विधेयक याद रखिएगा, सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून में संशोधन विधेयक 2025 है, जिसमें अभी शीतकाल में लोग, मतलब शीतकालीन जो सत्र चल रहा था उसमें लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पारित होने के लिए गया है। इसमें कौन कौन से एक्ट में संशोधन करना होगा, तो बीमा अधिनियम 1938, एलआईसी अधिनियम 1956 और आईआरडीआई अधिनियम जो 1999 है, उसमें संशोधन इसमें किया जाएगा। अब आईआरडीआई क्या है, तो आपको दिखाई देगा कि आईआरडीएआई जो होता है, यह एक ऐसी संस्था है, जैसे आप सेबी देखे होंगे, ठीक ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी क्या करता है, एक्सचेंज बोर्ड जो होता है उसको नियामक करने का काम, रेगुलेटरी बॉडी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। आईआरडीएआई भी क्या है, रेगुलेटरी बॉडी के रूप में कार्य करता है। किसको, बीमा जो कंपनियां होती हैं उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, आईआरडीआई संस्था करता है। तो इसमें भी आईआरडीआई एक्ट जो 1999 है, 1999 है, उसमें संशोधन होगा। फिर बीमा अधिनियम 1938 और एलआईसी अधिनियम 1956 में जो है क्या होगा, संशोधन जो है इसमें किया जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप यूपीपीसीएस मेंस लिखने वाले हैं, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आपके लिए जो है 90 दिवसीय मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है, और आप आसानी से मेंटर के सहयोग से अपनी तैयारी को, अपनी मेंस को और अच्छे तरह से जो है लिख सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट करके जो है आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने बताया आपको कि इसमें नया विधेयक में क्या किया गया है, 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात एफडीआई की अनुमति देने का इसमें बात किया गया है। और उसमें और एक चीज बात किया गया है कि 5000 करोड़ जो इक्विटी था उसको घटा के 1000 कर दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो विदेशी निवेशक हैं वह क्या करें, वह निवेश के लिए आकर्षित हो, ठीक ना। तो ये सारी चीजें इसमें आपको दिखाई देगा। तो 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब क्या, पहले 74% था, बढ़ा के 100% कर दिया गया, मैंने अभी आपको बताया ही है। तो दीर्घकालिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बीमा की पहुंच बढ़ाना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सक्षम बनाना, और 2047 तक सभी के लिए बीमा, इस दृष्टिकोण से यह, मतलब इसको आगे बढ़ने के लिए यह विधेयक लाया गया है, ठीक ना। तो 2047 तक सभी के लिए बीमा, यह मुख्य रूप से थीम है, ठीक ना। अब देखिए विदेशी पुनर्बीमा के लिए मुख्य रूप से प्रवेश अगर कहा जाए, तो पहले जो है मैंने अभी बताया आपको कि 5000 करोड़ से घटाकर आपका कितना कर दिया गया है, इस विधेयक में 1000 करोड़ कर दिया गया है। यानी पहले विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए शुद्ध स्वामित्व निधि जो है होता था, यानी एनओएफ जो होता था, उसके लिए 5000 करोड़ देने होते थे। अब उसको घटा के कितना कर दिया गया है, 1000 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, और आईआरडीआई के लिए विस्तारित शक्तियां, यानी आईआरडीआई जो है, जो नियामक संस्था है, उसकी शक्तियों में भी विस्तार कर दिया गया है। यानी अवैध रूप से अर्जित धन की वसूली के लिए जबरन वसूली का अधिकार इसमें प्रदान किया गया है, कि अवैध रूप से अगर कोई धन अर्जित किया गया है तो उसको वसूली कर सकता है। फिर एसईबीआई के प्रवर्तक ढांचे के अधिक निकटता से यह जुड़ सकता है, ये सारी चीजें इसमें किया गया है। इक्विटी हस्तांतरण के लिए अनुमोदन सीमा को 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है, ताकि व्यवसायिक लेन देन में अधिक सुगम हो सके, सुटेबल हो सके, इसके लिए, ठीक ना। तो इसमें ये सारी चीजें चेंज की गई है। फिर एलआईसी के लिए क्या स्वायत्तता दी गई है, तो एलआईसी को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नए क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की अनुमति मिली है, ताकि त्वरित विस्तार और प्रशासनिक दक्षता जो है वो संभव हो पाए, ठीक ना। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इन परिवर्तनों का उद्देश्य क्या है, कि एलआईसी के प्रशासन को आधुनिक बनाना है, और देश विदेश में इसकी प्रतिस्पर्धा को क्या करना है, कंपटीशन को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो इसके लिए ये सारी चीजें की जा रही है।
ठीक ना। अब लाइसेंस से संबंधित अगर देखा जाए तो विधेयक में लंबे समय से लंबित जो मिश्रित लाइसेंस है उसके प्रस्ताव को शामिल न किए जाने की उम्मीद मतलब इसमें बताई जा रही है। तो देखा जाए यह पारित होता है तो क्या क्या चीजें और बाहर निकल के आती हैं। पूंजी संबंधी आवश्यकता में कोई छूट नहीं दी गई है, यानी न्यूनतम पूंजी जो मानदंड जो है वह अपरिवर्तित रहेंगे, पहले के अनुसार ही रहेंगे। बीमाकर्ताओं के लिए 100 करोड़ रुपया और पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए 200 करोड़ रुपया, इसमें वही जो पहले सीमा था वही सीमा जो है मुख्य रूप से रहेगा इसमें, ठीक ना। कम सीमा निर्धारित करने के से विशेष रूप से ग्रामीण जो क्षेत्र है या लघु एमएसएमई जो सेक्टर है या गिग वर्कर्स जो हैं या कम आय वाले जो समूह है उनके बीच अधिक व्यापक पैठ बनाने में मदद मिल सकती है। तो ये सारी चीजें इसमें होने का मुख्य रूप से उम्मीद है। इसके चलते क्या होगा, यह 100% जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा इससे मुख्य रूप से आने वाले समय में जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, यह मुख्य रूप से अभी और ज्यादा आकर्षित होते हुए दिखाई देगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।